आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोगों में फर्दर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आइसोटोप अंतर्ग्रहण एवं आइसोटोप विनिमय अध्ययन, इसके द्वारा हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिलती है कि कौन सा आबंध विघटित हो रहा है या कौन सा नया आबंध का निर्माण हो रहा है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के विघटन का अध्ययन किया गया। उसमें ये ज्ञात करना था कि जो बॉन्ड विघटित हो रहा है वो C1O के बीच में हो रहा है अथवा ऑक्सीजन और फास्फोरस के मध्य हो रहा है। तो इसे ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड वाटर का उपयोग किया गया, जिसमें ऑक्सीजन O18 था, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था। अगर आबंध जो है C1O के मध्य विघटित होगा तो जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड ऑक्सीजन है वो इस जगह आ जाएगी ग्लूकोज के पास और उत्पाद में हमें चिन्हित ग्लूकोज प्राप्त होगा। परंतु यदि बंध का विघटन ऑक्सीजन और फास्फोरस के मध्य का बंध विघटित हो रहा है तो ये लेबल्ड ऑक्सीजन जो है फॉस्फेट के पास जाएगी, क्योंकि आरंभिक ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास रहेगी। तो जो अकार्बनिक फास्फोरस बनेगा, फॉस्फेट बनेगा, उसमें रेडियो एक्टिव चिन्ह उपस्थित होगा। तो प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि जो रेडियो एक्टिवली चिन्हित ऑक्सीजन है वो फास्फोरस उत्पाद में प्राप्त होती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास क्योंकि ऑक्सीजन है तो बंध का जिस बंध का विघटन हो रहा है वो ऑक्सीजन और फास्फोरस के मध्य का बंध विघटित हो रहा है। फिर ये हमें महत्वपूर्ण सूचना क्रियाओं में बनने वाले मध्यस्थ के बारे में भी देखता है कि कौन सा मध्यस्थ क्रिया के समय बन रहा है, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। फिर चयापचयी अध्ययन में रेडियो आइसोटोप्स का यूज होता है। आइसोटोप्स जो हैं वो चयापचयी क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे अमीनो अम्ल चयापचय, प्रोटीन जैव संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ईसीए चक्र आदि का अध्ययन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड मेटाबोलाइट के द्वारा किया गया। इसी तरह से खनिज चयापचय का अध्ययन किया गया। उसमें हमने कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर इत्यादि का मिनरल चयापचय का अध्ययन किया। कैल्शियम हड्डियों में किस प्रकार से निर्माण में सहायक है, उसका अंतर्ग्रहण कैसे होता है, 32 फास्फोरस के शरीर में क्या कार्य हैं या 35 सल्फर के क्या कार्य हैं, इनका अध्ययन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड 45 कैल्शियम या 32B या 35S के द्वारा किया गया। फिर किसी भी कोशिकी घटक का जीवन काल कितना होता है शरीर में, उसका अध्ययन भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोशिकी घटक जैसे प्रोटीन्स हैं, उनकी भी अधायु होती है कोशा में। तो यकृत में पाई जाने वाली प्रोटीन्स की अधायु 5 से 6 दिन होती है। यह अध्ययनों द्वारा ज्ञात किया गया। फिर फार्माकोलॉजिकल अध्ययनों में भी रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा नई औषधि निर्माण किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा रेडियो एक्टिव चिन्ह के द्वारा हमें पता चलता है वो औषधि कहाँ किस स्थल पे जाती है, कहाँ एकत्रित होती है, किस प्रकार से कार्य करती है। इन सब अध्ययनों के लिए रेडियो आइसोटोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फिर विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए रेडियो एक्टिविटी का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत एंजाइम अपने लाइगेंड से किस प्रकार से बंधन करती है उसका अध्ययन किया जाता है और एंजाइम क्रियाविधि का भी रेडियो एक्टिविटी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। प्रतिजन प्रतिपिंड किस तरह से आपस में बंधित करते हैं, किस स्थल का रिकॉग्निशन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इवन मात्रात्मक अध्ययन किया जा सकता है और इस तकनीक को हम रेडियो इम्यूनो असे या रिया कहते हैं। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा हम जीवाश्म की, पत्थरों की और सेडिमेंट्स की आयु का पता लगा सकते हैं। इसके लिए C14 का उपयोग होता है। फिर किसी भी रोग के निदान के लिए या उसकी पहचान के लिए भी रेडियो एक्टिविटी का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग कैंसर के निदान के लिए किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। किसी भी अंग के कार्य परीक्षण के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए 131 चिन्हित आयोडीन का उपयोग करके हम थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को ज्ञात कर सकते हैं, या 113 ज़ेनॉन का उपयोग करके हम फुफ्फुस कार्य परीक्षण कर सकते हैं। फिर उसके बाद रक्त के सारे
जो कोशिकाएं हैं उनका अध्ययन या एस्पेक्ट्स हैं हेमाटोलॉजी के, उनका अध्ययन, उसकी ब्लड वॉल्यूम कितनी है, आयतन कितना है, कोशिका की अर्धायु कितनी है, इन सबको हम रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आरबीसी की आयु 120 दिन होती है, उसका ज्ञात कर सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा का आयतन हम लोग आयोडीन चिह्नित एल्ब्यूमिन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये सब अध्ययन हम रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा करते हैं। फिर डायनेमिक गतिक कार्य परीक्षण, किसी भी मेटल आयन का जैसे आयरन 59 का अवशोषण आंतों से कैसे होता है, उसका अध्ययन हम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड चिह्नित लॉ के द्वारा कर सकते हैं। अन्य प्रयोगों में इकोलॉजिकल अध्ययन आते हैं, निर्जीवाणुकरण भोज्य पदार्थों का या इक्विपमेंट्स का हम रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कई सारे अध्ययनों में म्यूटेजेंस का उपयोग करके उत्परिवर्ती बनाते हैं, जिनसे हम अध्ययन करते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स को हम म्यूटेजेंस की तरह भी उपयोग में ला सकते हैं।